दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम मिलेंगे आपका जो आप सभी को नोटिफिकेशन पता ही चल गया है कि जो यूपी टेट है आपका 2026 का, वो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा 2, 3, 4 में। और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो चुका है और जो आपके आवेदन हैं वो भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे। और इसी के साथ हम जो यूपी टेट है और यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट भी आएगा यूपी का, यानी कि शिक्षक भर्ती। काफ़ी टाइम से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो इसीलिए आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके यूपी टेट के साथ साथ आपके सुपर टेट की तैयारी के लिए भी काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। जिसमें हम आपको डेली जैसे कि आपका बाल विकास हो गया और पर्यावरण हो गया, संस्कृत, हिंदी, मैथ, ईवीएस और जो आपका सामान्य अध्ययन है, पॉलिटी है, इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, थ्योरी वाइज भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, जो कि हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही जैसे कि आपका सी टेट होता है या किसी भी स्टेट का कोई भी टेट या टीचिंग एग्ज़ाम होता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके जो सॉल्व पेपर होते हैं उन्हें भी कराएंगे और अलग से आपके जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं इम्पोर्टेंट, उनको भी कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो का टॉपिक रहेगा यूपी टेट की जो ने परीक्षा के लिए जो तैयारी करी है, उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी प्राथमिक स्तर का है। और इसमें हम आपके जो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, किस साल में आपका कैसा क्वेश्चन पेपर रहा है, उसको हम कराएंगे। और टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो रहेगा CDP यानी कि बाल विकास। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2011 में जो आया था प्राथमिक स्तर का, उसका है। और बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी कि इनमें से कौन सी है जो कि शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। ठीक है। और आगे है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया होता है ये आपका पठन विकार से संबंधित होता है। वहीं गणित की बात करें तो गणित में आपका डिसकैलकुलिया आ जाता है। ठीक है। आगे कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा का प्रबंधन है वो आपका दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। ठीक है। ताकि वो उनके साथ अच्छे से सामान्य वातावरण में के साथ रहकर उनका समायोजन कर सके और अच्छे से अधिगम कर सके। आगे है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है? तो अभिप्रेरणा क्या है? जब हम बच्चों को अभिप्रेरणा देते हैं तो वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। यानी कि जब हम उन्हें प्रेरणा देते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं, किसी बच्चे ने कुछ अच्छा कार्य किया तो हम उसे शाबाशी देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, वो और जल्दी से वो कार्य करना सीखता है या फिर उसमें रुचि लेता है। आगे कि कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या चाहिए? तो जो कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं उन्हें कक्षा में सामान्य रूप से उनके साथ वर्ताव करना चाहिए। साथ ही ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। आगे श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस रूप समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट जो है उसे शिक्षण सामग्री के आपके श्रव्य साधन या दृश्य, तो इसमें हो जाएगा दृश्य, क्योंकि जो श्यामपट्ट है उस पर हम आंखों से देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। तो जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल, ये सभी क्या हैं? ये आपके दृश्य सामग्रियों में आते हैं। वही है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो ये जो आपका है कि श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, ये सभी क्या है? ये सभी आपके शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। फिर है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। आगे कि शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो जो किंडरगार्टन पद्धति है ये आपकी फ्रोवेलनेस पद्धति का प्रतिपादन किया था। ठीक है। आगे है कि एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? जो एक अध्यापक है, जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उस टाइम पे जो अभिभावक होते हैं, बच्चे के माता पिता हैं, वो कभी आते नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वयं उनसे मिलेंगे। ठीक है। आगे रहेगा बचपन का
सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन की जो सांप्रतिक दृष्टिकोण होती है वो बचपन में वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि मानी जाती है। इसके बाद है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि किस चीज़ का। तो शिक्षक को परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। असंगठित घर से आने वाले जो बच्चा है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किस में करता है। तो वो जो स्वतंत्र रूप से जो अध्ययन होता है उसमें वो क्या होता है कि उनका जो घर है वो संगठित नहीं है, असंगठित है, तो उन्हें स्वतंत्र अध्ययन में के अनुभवों में उन्हें कठिनाई आती है। ठीक है, आगे आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे या उसके प्रति गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। तो जो बच्चा अगर अधिक श्रेष्ठ है तो आप क्या करेंगे, वो जिस तरीके से प्रगति कर सके वैसे उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, फिर है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप करेंगे। तो क्या करेंगे, तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे जिससे वो आपके विषय की तरफ रुचिपूर्ण या रुचि दिखाएंगे। फिर है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो वो क्या कहलाता है। तो तार्किक रूप जो होता है ये आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है। फिर बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना है। तो जो 4 जो स्तर दिए हैं वो आपके पियाजे ने दिए हैं, जिसमें संवेदी, गतिक अवस्था, पूर्वसंक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मकता आती है। आगे अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो जो अभिभावक होते हैं यानी कि पेरेंट्स होते हैं उनकी जो भूमिका है वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ठीक है, आगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अधिक या सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो एक शिक्षक को क्या प्रश्न पूछना उसका उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि इससे वह संयोग एवं संतुलन का विकास होता है, उनका सामाजिक विकास होता है, समायोजन ये सभी उनमें विकास होते हैं। परिवार एक साधन है, तो परिवार आपका अनौपचारिक साधन है किसका, शिक्षा का। ठीक है, फिर है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो जो शिक्षक है वो बच्चों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, तो आदर्श रूप में बर्ताव करके, यानी कि पहले शिक्षक को ही अपना एक आदर्श रूप देना पड़ेगा। फिर है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो उसे श्याम पट आदि साफ करने के काम देंगे ताकि उसकी जो सक्रियता है वो उसको सही दिशा में लगा सके। फिर है कि पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो सभी के व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षा में सभी से संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो आज के जो आपके CDP यानी कि बाल विकास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करा लिए हैं 2011 के पेपर के। नेक्स्ट वीडियो हम आपके हिंदी की लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।